आपने बचपन में ना काफ़ी ऐसे मूवीज़ देखी होंगी जिसमें गुंडे टपोरी टाइप के लोग होते हैं। अब उसमें क्या होता है, जैसे एक सिटी, इतनी ये सिटी, तो उसमें जो गुंडे होते हैं ना वो अपना एरिया बांट लेते हैं। जैसे कि एक भाई होगा वो इधर हफ्ता वसूलेगा, एक भाई होगा वो इतना इधर हफ्ता वसूलेगा, और एक भाई होगा जो इधर हफ्ता वसूलेगा, और बाकी दूसरे जो है बचे हुए होंगे वो लोग वो यहाँ पे हफ्ता वसूलेंगे। बट कुछ ऐसा एरिया होता है जहाँ पे दोनों भी हफ्ता वसूल कर सकते हैं। समझ गए आप? तो ये ना अपने हिसाब से वो लोग पैसा वसूल करते हैं, जो हफ्ता वसूल करते हैं वो एरिया डिसाइड कर लेते भाई लोग, ताकि ना आपस में झगड़े ना हो और इनको अच्छे से पैसा मतलब ये वसूल कर अपनी गुंडागर्दी ये चमका सके। इसलिए अब आपको लग रहा हो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज का हमारा जो लेक्चर ना वो उसी से रिलेटेड है। हमें ना ये देखना है कि सेंटर और स्टेट इसके बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट ये अपना काम कैसे करते हैं और इनका अपना काम करने का दायरा कौन सा है। ये आज का जो लेक्चर है, आज का जो चैप्टर है सेंटर स्टेट रिलेशन, उसमें हमें देखना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम देख रहे थे हमारी पॉलिटी की सीरीज़, जिसमें हमने ये जो हमारा पहला यूनिट था कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, इसको कंप्लीट किया था। और प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम और फेडरल सिस्टम, ये जो दो चैप्टर थे दूसरे यूनिट के, जिसका नाम है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इसको भी हमने ख़त्म किया था। और आज का जो लेक्चर हमारा, ये लेक्चर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये जो यूनिट है इसका तीसरा चैप्टर है सेंटर स्टेट रिलेशन। तो सेंटर स्टेट जो रिलेशन है इसको हमें देखना है, ये तीसरा चैप्टर है। इसमें हमें क्या देखना है कि जो सेंटर है और जो स्टेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, इनके बीच में जो रिलेशन है इसको देखना है। और इसको हमने 3 पार्ट में देखना है। कैसे कैसे? यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है सेंटर और स्टेट, इनका जो रिलेशन होता है ना वो 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है लेजिस्लेटिव रिलेशन। लेजिस्लेटिव मतलब क्या? कानून। जैसे हमने देखा था सेंट्रल लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कंकरेंट लिस्ट होती है। तो उसमें सब्जेक्ट लिखे होते हैं, उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों को अपने अपने जुरिडिक्शन में लॉ बनाने की पावर होता है, और कंकरेंट में दोनों भी वहाँ पे तो दोनों के दोनों लॉ बना सकते हैं। तो उससे रिलेटेड आर्टिकल 245 से लेकर 255, ये जो 10 आर्टिकल्स है ना, ये सेंटर और स्टेट के बीच में जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है इससे संबंधित है। दूसरा जो रिलेशन है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब हम जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं उसमें सेंटर और स्टेट का रिलेशन क्या होगा, अलग अलग सब्जेक्ट में या अलग अलग एरिया में, इसको हमें देखना है। वो आता है आर्टिकल 256 से लेके आर्टिकल 263। ये जो 7 आर्टिकल है ना, इसमें आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट, ये आता है। उसके बाद लास्ट में हमें देखना है फाइनेंशियल रिलेशन। फाइनेंशियल जो रिलेशन है सेंटर और स्टेट, इसके बीच में जो पैसा वैसा होता है, इकोनॉमिकल चीज़ें, फाइनेंशियल रिलेशन कैसा होता है वो आता है आर्टिकल 264 से लेके आर्टिकल 291। ये इन आर्टिकल में आता है सेंटर और स्टेट के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशन है वो। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर में ये तीसरा जो चैप्टर है, इसको आज के हमारे लेक्चर में हमें इस चैप्टर में इतनी चीज़ें देखनी। देखो यहाँ पे लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, उसके बाद उनका एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और फाइनेंशियल रिलेशन, ये मेन चीज़ें इस चैप्टर के बारे में, समझ गए। उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, एक चीज़ थी ये एक्स्ट्रा, ये भी देखनी है हमें। सरकारिया कमीशन, इस पर क्वेश्चन आता है, ये क्या वो भी देखना है। और पूंजी कमीशन, ये भी हमें देखना है। ऐसे हमें इस चैप्टर में 6 चीज़ें देखनी। तो आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आर्टिकल है यहाँ पे लिखा है, देखो आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 245 से लेकर 255। और पार्ट कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 11। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 11 पार्ट में आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक सेंटर और स्टेट, इनके बीच में जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है इसका जिक्र किया गया है, समझ गए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही लिखा है कि आर्टिकल 245 से लेकर 55 तक आर्टिकल पार्ट 11 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये डील करता है लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर और स्टेट। लेजिस्लेटिव रिलेशन समझ रहे हो ना आप? लेजिस्लेटिव मतलब क्या? स्टेट और सेंटर, इनके बीच में जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, इसमें इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कौन से कानून ये बना सकता है, कौन से वो बना सकता है, और उसमें कुछ अगर झोल डाले तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी, समझ गए। देखो, लाइक एनी अदर फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो डिवाइड द लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर विद रिस्पेक्ट टू बोथ टेरिटरी एंड सब्जेक्ट टू लेजिस्लेशन। इनका बोलना क्या है, ये ऐसा बोल रहे हैं कि देखो बाकी फेडरेशन की तरह इंडिया में भी जो लेजिस्लेटिव पावर है, जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, जो पावर है, ये सेंटर और स्टेट में डिवाइड की गई है, बोथ टेरिटरी और उनके सब्जेक्ट के हिसाब से। बट आगे क्या लिखा है, फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड अंडर 5 सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस नहीं, 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस एज वेल एज सेंट्रल कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन इन सर्टन केसेस। इनका बोलना क्या है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने तो प्रोवाइड किया है, स्टेट को भी प्रोवाइड किया है, पावर दी है अपने अपने जुरिडिक्शन में इस सब्जेक्ट में कानून बनाना है, सेंटर को भी दिया है पावर अपना अपना कानून बनाना है। बट ये क्या बोल रहे हैं, इसके बावजूद हमारे देश में 5 ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है
कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को ज़्यादा पावर दिया है स्टेट से, मैं समझ रहे, वहाँ पे स्टेट के कंट्रोल में घुस के पार्लियामेंट भी काम कर सकती, और एज वेल एज सेंटर का जो कंट्रोल है स्टेट पे, वो लेजिस्लेशन के जो फील्ड है उसमें ज़्यादा है, समझ गए। तो हमें ये जो सेंटर स्टेट लेजिस्लेशन जो टॉपिक है, इसमें हमें वही जो 5 सिचुएशन अलग अलग, समझ रहे, उसको देखना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले 4 सिचुएशन एक्चुअली यहाँ पे देखना है। देखो टेरिटरी जो है, टेरिटरी एक्सटेंड बिटवीन टेरिटरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन एंड, ये 4 चीज़ें जो है ना, इसको हम एक एक करके देखते हैं, तो उससे हमें पता चलेगा सेंटर और स्टेट है, इनके बीच में जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है इसमें क्या झोले, समझ गए आप। अब उसमें मैंने जैसे बताया था आपको आर्टिकल्स, कितने आर्टिकल्स थे, 245 से लेके 255 तक। अभी आर्टिकल से आपको याद रखने की जरूरत नहीं। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब हमारा जो एग्जाम है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसमें आर्टिकल के बारे में डायरेक्ट नहीं पूछा जाता तो आर्टिकल कितना 1 से लेके जो 51 है उसके बारे में पूछा जाता है, बाकी ये आर्टिकल इनके बारे में पूछा नहीं जाता। अगर आपको पढ़ना है तो देखो आप इसको एक बार स्लाइड को जो है पॉज करके, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। देखो 45, 46, 47, 48, यही जो ये हमने इसमें से काफ़ी देखो, रेसिडुअल पावर ऑफ लेजिस्लेशन, मतलब रेसिडुअल पावर किसके पास होती है। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो अभी तक किसी लिस्ट में नहीं, सेंटर स्टेट और इसमें नहीं, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है, हमने ऑलरेडी देख लिया है। ये जो सारे आर्टिकल देखो यहाँ होते 52 और ये 55, इसको अगर आपको पढ़ना है तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिए, समझ। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन आता है यहाँ से। देखो ये जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है, जो 4 चीज़ें है इसमें, जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है वो क्या क्या है वो हमें देखना है, समझ गए। ये 4 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया है कि सेंटर और स्टेट का क्या है लेजिस्लेटिव रिलेशन कैसा है। जैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें सेंटर और स्टेट का रिलेशन कैसा है। सेंटर का स्टेट लेजिस्लेशन मतलब स्टेट के जो लॉ बनाते हैं उसमें भी सेंटर का कई कई जगह कंट्रोल है, वो क्या है, वो सारी चीज़ें, ये 4 चीज़ें हमें देखनी लेजिस्लेटिव रिलेशन में, समझ गए। तो चलिए एक एक को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो पहला पॉइंट है, टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेशन, इसका मतलब क्या है, हम देख रहे हैं सेंटर स्टेट रिलेशन। अब सेंटर स्टेट लेजिस्लेशन रिलेशन मतलब क्या, कि लॉ बनाने का, कानून जो है उसमें क्या रिलेशन सेंटर और स्टेट का। अब देखो यहाँ पे दिया है उन्होंने लेजिस्लेटिव जो पावर है दोनों की कानून बनाने की, जैसे सेंटर की होती है पार्लियामेंट में और स्टेट की होती है अपने विधानसभा में, जहाँ पे मुख्यमंत्री होता है और इधर प्राइम मिनिस्टर होता है सेंटर में। अब ये क्या बोल रहा है कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट ना किसी भी इंडिया का जो भी पार्ट है ना, होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी, वहाँ पे लॉ बना सकता है। टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड स्टेट, यूनियन टेरिटरी और बाकी कोई भी एरिया, मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है कि इंडिया के वो किसी भी पार्ट पे, कोई भी एरिया पे कानून बना सकती, समझ गए। अब वैसे स्टेट लेजिस्लेचर मतलब जो विधानसभा होती है किसी स्टेट की, उसमें किसी राज्य की जो विधानसभा है वो उनका लॉ बनाने का जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है, वो उनका जो जुरिडिक्शन है वो कहाँ पे, देखो कोई भी विधानसभा है ना, वो लॉ बना सकती है कहाँ पे, होल और एनी पार्ट ऑफ दैट स्टेट, उस स्टेट का पूरा स्टेट का पार्ट या किसी भी पार्ट जो उस स्टेट से बिलोंग करता है उसी पे वो लॉ बना सकती है। वो जो स्टेट के लॉ है वो उस स्टेट के जो आउटसाइड बाउंड्री उस पर एप्लीकेबल नहीं, समझ गए। मतलब अगर कर्नाटक का कोई लॉ बनाता है अपने स्टेट के अंदर, वो मत महाराष्ट्र में लागू नहीं कर सकती कर्नाटक, भले वो महाराष्ट्र कितना भी फायदे का है, उसके लिए महाराष्ट्र की जो विधानसभा है उसी को कानून करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, समझ गए आप। अब ये क्या बोल रहे देखो, और ये 2 चीज़ें हो गई, पार्लियामेंट पूरे देश के लिए लॉ बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट है वो उस स्टेट के लिए लॉ बना सकती है, उसके आउटसाइड उसकी औकात खत्म हो जाती है उस लॉ की। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, पार्लियामेंट अलोन मतलब पार्लियामेंट इकलौती ऐसी है जिसके पास ऐसे पावर है कि वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन भी बना सकती है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन मतलब क्या, द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू द इंडियन सिटीजन एंड देयर प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब अगर इंडियन सिटीजन है कोई, जैसे अभी मैं इंडियन सिटीजन हूँ, कल मैं इंडिया का पैसा लेके भाग जाता हूँ, कहाँ जाके दुबई में जाके बैठ जाता हूँ, अगर इंडिया वाले अगर लॉ बनाते इंडियन पार्लियामेंट कि इंडिया से भागे हुए जो लोग हैं, जो दूसरे देश में जाके बैठे हुए, उनकी संपत्ति जब्त की जाए, तो भले मैं इधर नहीं हूँ उधर हूँ, वो लॉ मेरे पे अप्लाई होता है। ऐसा नहीं कि ये आदमी अभी इंडिया में नहीं है तो इसकी संपत्ति जब्त नहीं करनी चाहिए, ये तो वहाँ पे भाग गए। इंडियन सिटीजन दुनिया की किसी भी कोने में हो तो उस पर इंडियन पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो उसके लिए भी लॉ बना सकती। ये पावर सिर्फ इंडियन पार्लियामेंट के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं। याद रख, समझ गए आप। अभी मतलब पार्लियामेंट के पास पूरे देश में लॉ बनाने की कानून बनाने की आज़ादी है, स्टेट के पास सिर्फ स्टेट और सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो हमारे देश के बाहर भी कानून बना सकती है हमारे सिटीजन के लिए। अब इसमें ना टेरिटोरियल में थोड़ा झोले, इसमें कुछ लिमिटेशंस है, मतलब सर्टन रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। जो पार्लियामेंट है उसका जो जुरिडिक्शन है लॉ का, उसमें सर्टन रेस्ट्रिक्शन है, मतलब लॉ पार्लियामेंट जो है ना वो कुछ एरिया में एप्लीकेबल नहीं होती। वो कौन सी एरिया है, सबसे पहले देखो प्रेसिडेंट रेगुलेशन बनाता है। प्रेसिडेंट कैन मेक अ रेगुलेशन फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस फॉर यूनियन टेरिटरी। अब जो 4 यूनियन टेरिटरी ना हमारे देश की, देखो ये 4 यूनियन टेरिटरी कौन सी, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली एंड दीव दमन। ये जो 4 यूनियन टेरिटरी ना, यहाँ पे जो पार्लियामेंट के लॉज है
ये पार्लियामेंट के पास यहाँ पे लॉ बनाने का जो मतलब पावर है पार्लियामेंट का, यहाँ पे लॉ नहीं बना सकती क्योंकि ये आते हैं प्रेसिडेंट के अंडर, तो प्रेसिडेंट इनको गवर्न करता है। समझ गए? यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ना वो प्रेसिडेंट कर सकता है। प्रेसिडेंट जैसे बताएगा वैसे ही पार्लियामेंट को करना पड़ेगा। पार्लियामेंट बिना प्रेसिडेंट को पूछे यहाँ पे कुछ भी अपना लॉ थोप नहीं सकती। समझ गए? रेगुलेशन सो मेड हैज सो फोर्स एंड इफेक्ट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इट मे बी रिपील और अमेंड इन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन रिलेशन टू द यूनियन टेरेटरी। मतलब अगर ऐसा कोई लॉ बनाया जाता है तो प्रेसिडेंट है ना उस लॉ को रिपील कर सकता है, अमेंड कर सकता है या निकाल दे सकता है, जो इन टेरेटरी ये यूनियन टेरेटरी के लिए पार्लियामेंट में बना है। तो यहाँ पे बॉस कौन है? ये 4 यूनियन टेरेटरी में वो बॉस है प्रेसिडेंट ही। यहाँ पे पार्लियामेंट के पास डायरेक्ट पावर नहीं। और कहाँ का पावर नहीं? देखो, जो हर एक देश स्टेट होता है ना वहाँ पे शेड्यूल एरिया होता है। अभी शेड्यूल एरिया क्या होता है वो हमें एक अलग से चैप्टर में देखना है। हर एक स्टेट में ना शेड्यूल एरिया होता है। वो शेड्यूल एरिया जो होता है ना वहाँ पे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट काम नहीं करता। जो गवर्नर है उस स्टेट का वो डिक्लेयर करता है, उसको इतना पावर होता है कि वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को वहाँ पे बोल सकता है ये इस एरिया में काम नहीं करेगा। मतलब किसी स्टेट के लिए या देश के लिए हमारा कोई कानून बनता है बट वो एरिया में वो कानून नहीं काम करेगा क्योंकि गवर्नर के पास पावर है वो एरिया को संभालने की। समझ गए? वैसे ही देखो गवर्नर ऑफ आसाम है, इसको भी थोड़ी खुली छूट दी गई है कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो ट्राइबल एरिया जो है मतलब उस आसाम का उसको ऑटोनोमस काउंसिल डिस्ट्रिक्ट भी बोलती है, वहाँ पे ट्राइबल एरिया में जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है वो काम नहीं करेगा, वहाँ फंक्शन नहीं करेगा। समझ रहे? प्रेसिडेंट के पास पावर है, उसके पास भी सम पावर है उन रिस्पेक्ट टू जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है या ट्राइबल एरियाज है। कहाँ के? मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इस पर आता है क्वेश्चन कि मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम यहाँ पे जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है इसकी पावर किसके पास है? तो इसके जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है। बट जो आसाम में जो ट्राइबल एरिया और ऑटोनोमस काउंसिल है उसकी पावर आसाम के गवर्नर के पास है, ना कि हमारे प्रेसिडेंट के पास है। समझ गए? और जो शेड्यूल एरिया है हर एक स्टेट में वहाँ पे कौन बॉस है? वहाँ पे गवर्नर बॉस है उस स्टेट का। समझ गए? और जो यूनियन टेरिटरी यूटी वहाँ पे कौन बॉस है? वहाँ पे प्रेसिडेंट बॉस है। तो इस तरह से हमने देख लिया। देखो ये वाला पहला जो था टेरिटोरियल एक्सटेंट, मतलब यहाँ पे क्या था? पहला टॉपिक क्या था? जो टेरिटरी मतलब लैंड बॉर्डर है, ऐसे कौन से सेंटर और स्टेट के पास कहाँ का पावर है लैंड बॉर्डर में लॉ बनाने की? तो सेंटर के पास पूरा मतलब पार्लियामेंट के पास पूरे देश में लॉ बना सकती है। सेंटर स्टेट सिर्फ अपने स्टेट के लिए लॉ बना सकता है। पार्लियामेंट हमारे स्टेट के जो देश है उसके आउटसाइड के जो सिटीजन उनके लिए भी लॉ बना सकता है। और जो हमने देखा शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल एरिया कोई भी स्टेट का शेड्यूल एरिया है वहाँ पे बॉस कौन है? वहाँ पे बॉस है गवर्नर। समझ गए? आसाम में भी जो ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है ट्राइबल एरिया वहाँ पे बॉस आसाम में गवर्नर है। और मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम यहाँ पे बॉस कौन है? वहाँ पे प्रेसिडेंट बॉस है। और जो 4 यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पे भी बॉस कौन है? लॉ बनाने के लिए वहाँ पे प्रेसिडेंट बॉस है। समझ गए आप? तो ये था पहला रिलेशन। चलिए दूसरा देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट। अब जो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें सेंटर और स्टेट का रिलेशन कैसा है? जो दूसरा पॉइंट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट इन द 7th शेड्यूल। अब देखो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट है इसको हमने इससे पहले भी देखा था। हमारे देश में जो लॉ बनाया जाता है भले वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए या स्टेट गवर्नमेंट बनाए उसके लिए ना हमारे देश में लिस्ट बनी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन ने लिस्ट प्रोवाइड की, एक यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट और तीसरा कंकरेंट लिस्ट। इस लिस्ट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सब्जेक्ट को डिवाइड किया है। जैसे कि अब यूनियन लिस्ट है उसमें पहले 97 सब्जेक्ट थे, स्टेट लिस्ट में 66 थे और कंकरेंट में 47 थे। बाद में ये थोड़ा चेंजेस किए गए, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया काफ़ी बार और यूनियन लिस्ट में अभी फिलहाल 100 सब्जेक्ट है, स्टेट में 61 है और जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें 52 है। ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब क्या है? यूनियन जो लिस्ट है, यूनियन लिस्ट में जो जितने भी सारे सब्जेक्ट है इस पर जो लॉ बनाने की जो कानून बनाने की जो पावर है वो किसके पास है? यूनियन लिस्ट में कानून बनाने की पावर है पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ बना सकते हैं इन रिस्पेक्टिव ऑफ मैटर इनोमिनेटेड इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट है, ये जो 100 सब्जेक्ट है इस पर कानून सिर्फ हमारी पार्लियामेंट ही बना सकती है, बाकी कोई नहीं बना सकती। जैसे कि अभी डिफेंस है, बैंकिंग है, फॉरेन अफेयर, करेंसी, एटॉमिक एनर्जी, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ये जो सारे जैसे कि ट्रेड एंड कॉमर्स, सेंसस, ये ऑडिट, इंटरस्टेट ट्रेड, ये सारे जो टॉपिक्स है ना ये आते हैं सेंट्रल लिस्ट में। जैसे कि अगर कल डिफेंस है, डिफेंस रिलेटेड आर्मी कोई डील करनी है, आर्मी से रिलेटेड कोई लॉ बनाना है तो वो लॉ ममता बनर्जी नहीं बना सकती, केजरीवाल नहीं बना सकते, वो सिर्फ मोदी जी बनाएंगे क्योंकि वो पार्लियामेंट में। तो ये जो लॉ है ना 100, ये जो सब्जेक्ट है 100 सब्जेक्ट, इससे रिलेटेड जो लॉ बनते हैं ये जो स्टेट सेंट्रल लिस्ट में इस पर सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है। हमारे देश की जो संसद है उसमें जो गवर्नमेंट होगी उसके पास ही पावर है कि ये सब्जेक्ट पे वो लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है। इसको हमने इससे पहले भी देखा था। समझ गए? दूसरी क्या है? स्टेट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट में क्या है? स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट जैसे अभी फिलहाल 61 सब्जेक्ट है उसमें आता है पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटाइजेशन, एग्रीकल्चर, ये प्रिजन्स है, लोकल गवर्नमेंट है, फिशरीज, मार्केट, थिएटर्स, गैम्बलिंग, ये जो सारे लॉज है ना इससे रिलेटेड, ये जो सारे सब्जेक्ट है इससे रिलेटेड जितने भी लॉज है ना ये इसका पावर किसके पास है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसमें पावर नहीं। समझ, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती। सिर्फ एक चीज़ है कि इमरजेंसी वगैरह लगी नहीं होनी चाहिए,
उस केस में या प्रेसिडेंशियल रूल लगाना होना चाहिए। अगर मतलब अगर स्टेट में गवर्नमेंट है और उसके बावजूद वहाँ पे इमरजेंसी भी लगी नहीं हुई हमारे देश में, फिर ये जो सब्जेक्ट है इस पर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकता। और कुछ कंकरेंट लिस्ट है, जैसे कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है क्रिमिनल लॉ, प्रोसीजर, लीगल सिविल प्रोसीजर, मैरिज, डिवोर्स, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर वेलफेयर, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, ड्रग, न्यूज़पेपर, बुक, प्रिंटिंग प्रेस, ये जो सारे सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट है, ऐसे टोटल मिला के 52 सब्जेक्ट है। ये जो कंकरेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट है ना, इस पे लॉ कौन बना सकता है? इस पे सिर्फ एंड सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट दोनों के दोनों। देखो मैं गलती करने जा रहा था, यहाँ पे बोलने वाला था सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, तो नहीं, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लॉ, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर जो लिस्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों, पार्लियामेंट भी और स्टेट लेजिस्लेचर भी, दोनों भी इस लिस्ट में जो चीज़ें आती है उस पर लॉ बना सकती, समझ गए। अब पहले इसमें ना कम ये थे टॉपिक, जैसे कि कंकरेंट लिस्ट है उसमें पहले कम सब्जेक्ट थे, बाद में क्या हुआ, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, 47 अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसमें जो इंदिरा गांधी ने अमेंडमेंट लाया था इसमें 5 सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट में लिए गए स्टेट लिस्ट से, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मीजर, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑल द कोर्ट एक्सपेक्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये जो चीज़ें ना ये पहले स्टेट के पास आती थी, जैसे फॉरेस्ट, एजुकेशन, पर स्टेट के पास आती थी तो कोई स्टेट इसमें बहुत बढ़िया काम कर रहा था, कोई कम कर रहा था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लगा हमें भी इस फील्ड में काम करना चाहिए, तो इंदिरा गांधी जी ने क्या कर दिया, ये अमेंडमेंट लाया और ये जो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट थे इसको खींच लिया कंकरेंट लिस्ट में, ताकि अभी इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती। समझ गया आप? यहाँ तक क्लियर है? और एक चीज़ देखो, रेसिडुअल जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैंने अब इससे पहले आपको बताया था, ऐसे सब्जेक्ट जो अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक प्रेजेंट नहीं है और वो कुछ सब्जेक्ट अभी तक आया भी नहीं, जैसे इंटरनेट का खोज लगी थी, ऐसा कल कोई खोज हो जाए और वो सब्जेक्ट अभी वो उस पर कौन लॉ बनाएगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा बोल दिया है कि ये लॉ बनाएंगे पार्लियामेंट, मतलब ये जो सब्जेक्ट बनेंगे ऐसे नए, ये आएंगे कौन से, ये सेंट्रल लिस्ट में आएंगे, इस पर पार्लियामेंट कानून बनाएंगे। समझ गए? तो इस तरह से हमने ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड जो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट है इसमें सेंटर स्टेट का जो रिलेशन है ये हमने देख लिया। समझ गए? ये देखो 2 नंबर का। अब 3 नंबर पे देखते हैं पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड, मतलब पार्लियामेंट जो है स्टेट के जो लॉ वगैरह बनाता है उसमें उंगली कर सकता है क्या, या पार्लियामेंट के पास पावर है क्या स्टेट के लेजिस्लेशन में स्टेट को कंट्रोल करने की। समझ गए? इसको देखते हैं। तो चलिए देखो, यहाँ पे जो नॉर्मल टाइम होता है ना, जब देश में कोई इमरजेंसी नहीं लगी हो या कोई स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पे फंक्शनल गवर्नमेंट ना हो, वहाँ प्रेसिडेंशियल रूल ना लगा हो, उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन ने ना जो लेजिस्लेटिव पावर है ना इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। नॉर्मल सिचुएशन में स्टेट इस लिस्ट पे, इस सब्जेक्ट पे, स्टेट लिस्ट की जो सब्जेक्ट है उस पर कानून बनाएंगे, सेंटर लिस्ट पे बनाएगा और कंकरेंट पे दोनों बनाएंगे। बट जब एब नॉर्मल टाइम होता है, समझ रहे हैं, जो एब नॉर्मल टाइम होता है, जब जो हम देखते हैं कौन से ऐसे सिचुएशन है, ऐसे 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, सर्कमटेंसेस है, उस टाइम में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये जो पावर बांट के दी ना स्टेट और सेंटर को, ये एक तो मॉडिफाई होती है या सस्पेंड होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर किया पार्लियामेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को बोला है कि 5 जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमटेंसेस है उसमें आप कोई भी स्टेट जो है उस स्टेट की जो स्टेट लिस्ट है ना उसमें से उस स्टेट के लिए कानून बना सकते हो। समझ गए? मतलब जो 5 ऐसी सिचुएशन है वो कौन सी, वो हम देखने वाले हैं। जैसे अगर वो 5 सिचुएशन अगर महाराष्ट्र में, उसमें से एक सिचुएशन अगर महाराष्ट्र में आती है तो महाराष्ट्र स्टेट के पास जो स्टेट लिस्ट है उसमें जो लॉ है, जो कानून है, जो सब्जेक्ट लिखे हैं, जो लॉ बना सकते हैं उस सब्जेक्ट पे, वो लॉ उस सब्जेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। तो ऐसी कौन सी 5 जो है सर्कमटेंसेस है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो हम देखते हैं। समझ गए? देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा सर्कमटेंसेस लिखे हैं। इसमें क्या होता है, जो पार्लियामेंट में वो स्टेट लॉ पे, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बनाती। समझ गए? जब पहले सबसे पहला क्या है, व्हेन राज्यसभा पासेस रिजोल्यूशन, ये क्या, एक इसको डिटेल में देखेंगे। दूसरा क्या है, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तीसरा है व्हेन स्टेट मेक रिक्वेस्ट। चौथा है टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट। और 5वां है ड्यूरिंग प्रेसिडेंशियल रूल। अभी ये क्या है, सारे के सारे इसको एक एक को देखते हैं। सबसे पहले व्हेन राज्यसभा पासेस रिजोल्यूशन, इसका मतलब क्या है, देखो जब राज्यसभा क्या करती है, इफ राज्यसभा डिक्लेयर दैट इट इज़ नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, मतलब नेशनल इंटरेस्ट में एक चीज़ ऐसी नेशनल इंटरेस्ट के हित में, उस टाइम पे पार्लियामेंट शुड मेक अ लॉ ऑन इन द मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट, देन द पार्लियामेंट बिकम कम्पिटेंट टू मेक अ सच लॉ। मतलब अगर राज्यसभा है, अब राज्यसभा में टोटल 250 सीटें, 250 इधर 245 है, एक्चुअली 250 है, 250 सीटें, अगर राज्यसभा से अगर सच ए रिजोल्यूशन में बी सपोर्टेड बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, अगर कोई स्टेट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट है, समझ गए, एक स्टेट में एक सब्जेक्ट है, जैसे कोई भी सब्जेक्ट हो स्टेट लिस्ट में, जैसे वाटर है, समझ गए, अभी इरीगेशन है, इरीगेशन पे अभी फिलहाल कौन लॉ बना सकता है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है।
बट कल अगर राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से, मतलब 2/3, इसका 2/3 66% कितना होता है, 150 से 175 के आसपास, या मतलब 200 से कम और 150 से ज़्यादा, उसके बीच में आएगा वो नंबर। उतने मेजोरिटी से अगर राज्यसभा एक बिल पास कर देती है और वो पार्लियामेंट को बोलती है कि आपको इरिगेशन जो सब्जेक्ट है, जो कि अभी फिलहाल स्टेट लिस्ट में, और उसमें स्टेट ही कानून बना सकता है, उस पर हम आपको पावर देते थे, आप इस पर लॉ बना सकते हो, समझ गए। तो ऐसी सिचुएशन में पार्लियामेंट के पास पावर आती है कि वो सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट वो लॉ बना सकता है, समझ गए। बट वो जो रिजोल्यूशन पास हुआ है 2/3 मेजोरिटी से, वो रिजोल्यूशन सिर्फ 1 साल के लिए चलेगा, उसका वैलिडिटी 1 साल है। और अगर आपको 1 साल से ज़्यादा उसको बढ़ाना है तो उसको रिन्यू करना पड़ेगा वापस उसी मेजोरिटी से, समझ गए आप। तो पहला सरकमटेंस समझ गए ना, पहला जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सरकमटेंस है जिसमें पार्लियामेंट के पास पावर आती है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बनाने की, वो है राज्यसभा जब पार्लियामेंट को अलाउड करती है रिजोल्यूशन पास करके, तब ये चीज़ हो सकती है, समझ गए। दूसरा कौन सा सरकमटेंस है उसको देखते हैं। देखो दूसरा है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। अब जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, देखो हमारे देश में जब नेशनल इमरजेंसी लगती है ना, तब क्या हो जाता है, सारे जो स्टेट है ना, ये स्टेट इनकी पावर खत्म हो जाती है और सारे लॉ बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आती है। तो कोई भी स्टेट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नेशनल जब इमरजेंसी लग जाती है, उस टाइम पे सेंट्रल, स्टेट या करंट तीनों लिस्ट में से कोई भी मतलब लिस्ट है, उसमें कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें लॉ बनाने की पावर आ जाती है नेशनल गवर्नमेंट के पास, समझ गए। तो जब नेशनल इमरजेंसी इन फोर्स में होती है, तब पार्लियामेंट स्टेट गवर्नमेंट में जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट है, उसमें भी नेशनल इमरजेंसी के टाइम पार्लियामेंट के पास पावर आती है कि उस मैटर पे वो कानून बना सकती है, समझ गए। और जो पिछला ये जो था ना हमारा, व्हेन राज्यसभा पास रिजोल्यूशन, उसमें रिजोल्यूशन अगर राज्यसभा पास करती तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है उस स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाने की। इसका मतलब ये कहते नहीं कि वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उस सब्जेक्ट पे लॉ नहीं बना सकती। मतलब अगर राज्यसभा रिजोल्यूशन पास करती है कि इरिगेशन जो सब्जेक्ट है इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट, हम पार्लियामेंट को पावर दे देते और सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में बिल ला के इरीगेशन पे लॉ बना सकती, जो कि अभी फिलहाल स्टेट लिस्ट में, पर हम उसको पावर देते। और इसका मतलब ये कहते ही नहीं कि वो जो स्टेट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है वो इरिगेशन सब्जेक्ट पे लॉ नहीं बना सकता, वो भी बना सकता है और ये भी बना सकते हैं, समझ गया आप। और अभी जो दूसरी चीज़ थी, कौन सी वाली, अभी वाला, ये वाला नेशनल इमरजेंसी वाला, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो पार्लियामेंट किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है जो कि स्टेट लिस्ट में आता है। तीसरा पॉइंट है, तीसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है व्हेन स्टेट मेक अ रिक्वेस्ट। जब कोई स्टेट है, जब एक स्टेट या 2 स्टेट या उससे ज़्यादा स्टेट वो अगर पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करते हैं, व्हेन लेजिस्लेचर्स ऑफ 2 और मोर स्टेट, एक नहीं एक्चुअली 2 और मोर स्टेट, 2 और उससे ज़्यादा अगर स्टेट गवर्नमेंट है, वो अगर पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो किसी स्टेट लिस्ट है उसमें जो कोई सब्जेक्ट है उस पर कानून बनाए उन स्टेट के लिए, तो पार्लियामेंट लॉ ला के पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन पास करके, अगर ऐसा रिजोल्यूशन पास होता है तो पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है, पार्लियामेंट वो जो स्टेट है वो सारे स्टेट के लिए लॉ बना सकता है, समझ गए। इसका मतलब ये होता है अगर 2 और उससे ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट वो अगर पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो स्टेट लिस्ट में ये सब्जेक्ट है, फलाना ढिमका सब्जेक्ट है, आप इससे लॉ बनाओ, तो पार्लियामेंट उनको लॉ बना के दे सकती है। वो जो लॉ बनाने की जो पावर है उस सब्जेक्ट पे वो पार्लियामेंट के पास आ जाती है, मतलब वो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी रहती है, पार्लियामेंट के पास आती है, पार्लियामेंट लॉ बना के उन स्टेट को दे सकती है। बट अब इसमें झोला आप याद रखो कि वो जो लॉ बनाए ना उसको अमेंड करने का या हटाने का पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास होता है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं होता, समझ गए। मतलब एक बार अगर पावर दे दी फिर पावर निकालने की पावर भी पार्लियामेंट के पास ही रहती है, वो पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास रहती नहीं। और अगर बाद में देखो, और जो लॉ बनाए, जैसे 4 स्टेट है, 4 स्टेट ने अगर रिक्वेस्ट की पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट में लॉ बनाया, तो वो जो लॉ बनेगा ना वो सिर्फ उसी 4 स्टेट के लिए होगा, बाकी जिसने रिक्वेस्ट नहीं की उस पर वो लादा नहीं जाएगा, समझ गए। उसी स्टेट के लिए वो लॉ बनाया जाएगा। और अगर कोई बाद में कोई बाकी स्टेट है, दूसरा स्टेट है, उसकी इच्छा हो गई कि वो लॉ उनको अपने जो स्टेट है उसमें भी लागू करवाना है, तो उनको क्या करना है, उनको सिंपल एक रिजोल्यूशन पास करना है अपनी असेंबली में, अपने लेजिस्लेचर में, और मतलब लेजिस्लेचर लॉ ला के उनको एक रिजोल्यूशन पास करना है अपने विधानसभा में, वो जो लॉ है वो उनकी स्टेट में भी फिर अप्लाई हो जाएगा, समझ गए आप। तो इस तरह से हमने ये देखी कि ये तीसरी जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन देखी जिसमें स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। अब चौथी देखते हैं, देखो एक बार इसको देख लेते हैं, ऐसे कुछ एग्जांपल से लॉ बनाए। देखो प्राइज कॉम्पिटिशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाटर जो है ना प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974, ये अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट और ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स, ये जो सारे लॉ है ना ये स्टेट लिस्ट के लॉ है, मतलब ये स्टेट लिस्ट में आते थे पहले। देखो जैसे इनवायरमेंट शुरू में स्टेट लिस्ट में था, ये सारे के सारे जो है ना वो स्टेट लिस्ट में थे, पर ये जो स्टेट है अलग अलग स्टेट, इन्होंने रिक्वेस्ट की थी पार्लियामेंट को कि आप हमें लॉ बना के दो, तो इन्होंने लॉ बना के दिया था, समझ गया आप। तो पार्लियामेंट ने लॉ पास किया था और फिर वो लॉ एक्ट बन गया था उस स्टेट उन्हीं स्टेट के लिए। तो इस तरह से हमने ये देख लिया। अब आगे कौन से और एक सिचुएशन को देखते हैं। देखो टू इम्प्लीमेंट द इंटरनेशनल एग्रीमेंट, देखो जब कोई स्टेट है जैसे कि अभी बांग्लादेश है, बांग्लादेश और
नहीं, बांग्लादेश कोई देश है, बांग्लादेश है, और कोई हमारा स्टेट है जैसे वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश क्या है, दोनों बॉर्डर में। अब हमें ना क्या करना है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट करना है। किसके साथ? वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ इंडिया का। बट अब वो बॉर्डर कहाँ पे, ये इससे रिलेटेड, जैसे कि यहाँ से वेस्ट बंगाल से पानी जा रहा है बांग्लादेश में, या कुछ भी वेस्ट बंगाल से रिलेटेड वो चीज़ है। वेस्ट बंगाल मतलब अब इंडिया के लिए वेस्ट बंगाल है, पर बांग्लादेश के लिए तो वो इंडिया है ना, समझ रहे आप? तो बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, इन दोनों में, इन दोनों आस मतलब यहाँ पे कुछ वेस्ट बंगाल से रिलेटेड कुछ एग्रीमेंट करना है इंडिया को बांग्लादेश के साथ। जैसे यहाँ से पानी जा रही है गंगा, तो पानी को यहाँ रोकना है, डैम बनाना है, कुछ भी करना है, तो इंटरनेशनल ट्रीटी, एग्रीमेंट और कन्वेंशन ये बनाने के लिए अगर वो जो लिस्ट है, जैसे पानी अभी वाटर किस में, इरीगेशन, वो स्टेट लिस्ट में, तो यहाँ से पानी जाने वाला है बांग्लादेश में, तो इंडिया चाहती है कि इनको ज़्यादा पानी भेजे या कम भेजे, तो ये मैटर भले स्टेट लिस्ट में हो, बट अगर जब इंटरनेशनल अगर एग्रीमेंट करना है तो वो उस पर जो लॉ बनाया जाता है, पार्लियामेंट के पास फुल पावर है। फिर ममता बनर्जी ये नहीं चला सकती कि गंगा तो पानी तो हमारे पास इरिगेशन जो सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट में आता है, उस पर तो हम लॉ बना सकते हैं। पार्लियामेंट ने कैसे लॉ बना दिया? अरे भाई साहब, पार्लियामेंट में इसलिए बना क्योंकि वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट और इंटरनेशनल कन्वेंशन को साइन मतलब इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो इंप्लीमेंट करने के लिए इंटरनेशनल ट्रीटी, एग्रीमेंट और कन्वेंशन, पार्लियामेंट के पास फुल पावर है कि वो किसी भी स्टेट लिस्ट का जो सब्जेक्ट है उस पर लॉ बना सकती है। जैसे कि एग्जांपल, यूनाइटेड नेशन प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी एक्ट 1947, जिनेवा कन्वेंशन एक्ट 1960, एंटी हाईजैकिंग एक्ट 1982 एंड लेजिस्लेशंस रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड ट्रिप्स। ये सारे जो एक्ट्स है ना, ये सारे के सारे एक्ट ना स्टेट लिस्ट में थे एक्चुअली सब्जेक्ट, फिर भी पार्लियामेंट में उन्होंने कानून, पार्लियामेंट में उस पर कानून बनाया क्योंकि इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करवाना था। समझ गए आप? तो ये हमने चौथी जो एक्स्ट्रा सर्कमस्टेंसेस वाली जो सिचुएशन थी वो देख ली। और पाँचवीं क्या है? ड्यूरिंग प्रेसिडेंशियल रूल। अब देखो, कोई अगर गवर्नमेंट है किसी स्टेट में, वो अगर गवर्नमेंट गिर जाती है या किसी एक पार्टी के पास मतलब कोई भी पार्टी जो जिसके पास मेजोरिटी नहीं है गवर्नमेंट लाने के लिए, या अंडर आर्टिकल 356 के तहत जब किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल इम्पोज हो जाता है, प्रेसिडेंशियल जब रूल इम्पोज हो जाता है तो सारे के सारे पावर हैं उस देश को चलाने की, उस देश को नहीं एक्चुअली उस स्टेट को, वो आती है प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट के पास आ गया, जैसे अभी 6 महीने इलेक्शन नहीं हुए उस स्टेट में, अब बाद में भी 1 साल तक इलेक्शन हुए नहीं, तो स्टेट चलेगा कैसे? अगर उस स्टेट के लिए कुछ कानून लाना है, क्या करना है, तो वो पावर किसके पास है? तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को बोलता है कि देखो, पार्लियामेंट बिकम इम्पावर टू मेक अ लॉ इन रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट रिलेशन टू दैट स्टेट। मतलब अगर कोई भी स्टेट है उसमें प्रेसिडेंशियल रूल है, वहाँ पे एक्टिव गवर्नमेंट नहीं, तो उस स्टेट से रिलेटेड कोई भी स्टेट लिस्ट का जो लॉ है, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट, उस पर अगर लॉ बनाना है तो पार्लियामेंट के पास पावर आती है कि वो लॉ उस स्टेट लिस्ट रिलेटेड वो उस स्टेट के लिए लॉ बना सकती है। द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट कंटिन्यू टू ऑपरेटिव इवन आफ्टर द प्रेसिडेंशियल रूल। मतलब प्रेसिडेंशियल रूल अगर खत्म हो जाता है फिर भी वो जो एक्ट उन्होंने बनाया वो वैसे कंटिन्यू रहेगा। अगर वो एक्ट को रिपील करना है या अल्टर करना है या निकालना है तो स्टेट लेजिस्लेचर को वापस लॉ लाके उसको करना पड़ेगा। समझ गया आप? तो इस तरह से हमने क्या किया, हम देख रहे थे स्टेट और सेंटर जो है इसका जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है वो हम देख रहे थे। और उसमें हमने क्या देखा, उसमें हमने ये 5 सिचुएशन देखी। कौन सी वाली? ये 5 सिचुएशन। देखो, ये 5 सिचुएशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर आ जाती है, मतलब पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है कि ये 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में पार्लियामेंट स्टेट गवर्नमेंट के जो स्टेट लिस्ट है उसमें जो सब्जेक्ट है उस पर लॉ बना सकती। समझ गए? तो ये जो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव इन स्टेट फील्ड ये भी हमने देख लिया। तो ये 3 चीज़ें तो हमने देख ली। अब चौथी चीज़ देखती है जो कि सेंटर और स्टेट जो है उसके लेजिस्लेटिव रिलेशन के बारे में, वो है सेंट्रल स्कोर कंट्रोल्स और स्टेट लेजिस्लेशन। सेंटर का जो कंट्रोल है स्टेट लेजिस्लेशन मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट में जो लॉ बनते हैं उसमें क्या कंट्रोल कर सकती है, इसको देखना है हमें। समझ गए? देखो, भले ही स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि स्टेट जो लिस्ट है उसमें जितने सब्जेक्ट आते हैं वो उस पर नॉर्मल सिचुएशन में लॉ बना सकते हैं, बट उसके अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन ने ना सेंटर जो है मतलब जो पार्लियामेंट है हमें उसको कुछ पावर देके रखे, सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर देके रखे कि वो स्टेट लेजिस्लेशन जो है मतलब स्टेट को लॉ बनाने की जो पावर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? देखो, हर एक स्टेट में गवर्नर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, वो बिल लाते हैं, बिल पास होता है, विधानसभा से विधान परिषद में जाता है, जिस स्टेट में विधान परिषद नहीं उसमें विधानसभा में जाता है, पास होता है और साइन के लिए जाता है गवर्नर के पास। अब गवर्नर जो है वो नुमाइंदा होता है किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो गवर्नर उस पर साइन कर दे तभी बिल बनता है। बट सेंटर ना गवर्नमेंट को यूज़ कर सकते हैं, मतलब कुछ गवर्नर जो है ना उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर दी कि वो सर्टन टाइप ऑफ बिल्स जो है ना स्टेट लेजिस्लेचर के, जैसे बिल पास होकर उसके पास आए वो उसको ना ये रिजर्व करके रख सकता है और वो प्रेसिडेंट को भेज सकता है कंसिडरेशन के लिए। अगर जैसे कोई एक सब्जेक्ट है सिक्योरिटी वगैरह है स्टेट की, अगर गवर्नर को लगता है कि ये जो चीज़ है इस पर जो लॉ बनाया है स्टेट गवर्नमेंट ने, मुझे लगता है कि ये प्रेसिडेंट ने भी इसको देखना चाहिए, प्रेसिडेंट की इस पर सहमति होनी चाहिए, तो गवर्नर क्या करता है, वो जो लॉ है जो उसके पास आया बिल एक्चुअली साइन करने के लिए, वो उसको कंसिडरेशन के लिए भेज देता है उस बिल को किसके पास? प्रेसिडेंट के पास।
और प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट पावर होती है उस पर। मतलब एब्सोल्यूट मतलब क्या है, प्रेसिडेंट एक तो डायरेक्ट उसको मना भी कर सकता है, प्रेसिडेंट बोलेगा नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। तो ये इस तरह से सेंट्रल कंट्रोल कर सकती है स्टेट लेजिस्लेशन को। ये तो हमने एक देख लिया कि सर्टन टाइप के जो बिल्स है उस पर गवर्नर उसको रिजर्व कर देता है प्रेसिडेंट के लिए। दूसरी चीज़ क्या है, देखो बिल्स ऑन सर्टन मैटर्स enumerated in the state list can be introduced in the state legislature only with the previous sanction of president। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा ये करके रखा है कि प्रोविजन करके रखा है कि अगर कुछ ऐसे बिल्स है अगर वो स्टेट लेजिस्लेचर में चीफ मिनिस्टर को लाने तो उसके लिए उसको प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। कुछ बिल है, सबके नहीं। यहाँ पे भी सर्टन टाइप की बिल है, सारे बिल मतलब आए दिन मुंह उठा के गवर्नर कोई भी बिल को रिजर्व करके नहीं रख सकता। उसमें कुछ टाइप के बिल होते हैं, उसमें कुछ समय कंडीशन होती है, उसी टाइप की बिल। अब दूसरा पॉइंट वही है कि जैसे एग्जाम्पल फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स का जो बिल उस टाइप का अगर कुछ बिल है, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट को लाना है अपने विधानसभा में तो स्टेट गवर्नमेंट को, मुख्यमंत्री को जो है उस पर सैंक्शन लेनी पड़ेगी प्रीवियस सैंक्शन प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट अगर सैंक्शन देते हैं तभी वो बिल वो ला सकते हैं। तीसरी चीज़, प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट द स्टेट टू रिजर्व मनी बिल और अदर फाइनेंशियल बिल्स पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर हिज कंसिडरेशन ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती, समझ गए आप, फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर अगर मनी बिल ला रहा है, पैसे वाला बिल, और फाइनेंशियल बिल ला रहा है, मतलब स्टेट का बजट जो होता है सारी चीज़ें पैसे से रिलेटेड, वैसे बिल अगर स्टेट लेजिस्लेचर में आ रहे हैं तो वो जो बिल है वो प्रेसिडेंट बोल सकता है उस स्टेट गवर्नमेंट को, भाई साहब ये जो बिल है इसको रोक दो आप। समझ, प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट वो उनको बोल सकता है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें वो प्रेसिडेंट उनको गाइडेंस देगा। वैसी चीज़ होगी, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास खुली छूट नहीं। मतलब हमने ये चीज़ देखी कि 5 जो एक्स्ट्रा सर्कमस्टेंसेस जो थे सिचुएशन, उसमें तो स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टेट लिस्ट में जितने सब्जेक्ट है उस पर कानून बनाने की पावर आ ही जाती। बट उसके बावजूद जब नॉर्मल सिचुएशन है उसमें जब स्टेट गवर्नमेंट के पास फुल्ली छूट है, वो अपने लॉ बना सकती है स्टेट लिस्ट में, उसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें जैसे ये 3 चीज़ें, इन 3 चीज़ों में सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर को। समझ गए? ये इसलिए क्योंकि हमारे देश की जो यूनिटी इंटीग्रिटी इसको बरकरार रखने के लिए ये चीज़ डाली गई। तो इस तरह से हमने देखो ये जो 4 टॉपिक्स थे, कौन से, सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेटिव जो रिलेशन थे, देखो यहाँ पे इसमें जो 4 टॉपिक्स थे हमने देख लिए। हम सेंट्रल स्टेट जो हमारा चैप्टर है अभी का आज का, इसमें हमने क्या देखा, ये 6 चैप्टर देखने हमें, कौन से, ये वाले 6 टॉपिक्स देखने। मतलब सेंट्रल स्टेट के जो अलग अलग रिलेशन है, जैसे लेजिस्लेटिव कानून बनाने का रिलेशन था, वापस एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है, फाइनेंशियल रिलेशन है। तो हमने अभी ये जो रिलेशन था कौन सा, कानून बनाने का, इसको हमने एकदम डिटेल में बिना कुछ छोड़े हुए सारा डिटेल में इसको कवर किया। समझ गए? चलते आगे। अब एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिलेशन है ना सेंट्रल और स्टेट के, इसको आर्टिकल 256 से लेकर 263 में कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई और वो पार्ट 11 में डाले गए। इसको हमने शुरू में भी देख लिया था। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, देखो ये आर्टिकल्स है, इस आर्टिकल्स को जैसे मैंने इससे पहले बोला था ना आपको कि आर्टिकल्स काम के लिए हमें कंसेप्ट देखनी है। आर्टिकल पे कोई क्वेश्चन आता नहीं, अगर आपको पढ़ने आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। और कुछ जनरल आर्टिकल्स है, देखो ये जनरल आर्टिकल्स है स्टेट और जो सेंटर है इसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन से रिलेटेड। और अगर स्पेसिफिक देखो डिस्प्यूट से रिलेटेड, कुछ वाटर का डिस्प्यूट है उससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल है, और कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड कुछ आर्टिकल है। ये आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। अब देखो ये हमने ये टॉपिक देखने, ये 10 चीज़ें ना, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर और स्टेट में क्या रिलेशन है देश का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, ये हमें देखना है। तो ये 10 जो चीज़ें ना, इसको इसमें मैंने डिवाइड किया है, इसको हम देखेंगे। समझे क्या क्या है वो? सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, दोनों में एग्जीक्यूटिव पावर जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। कुछ ऑब्लिगेशन है ऑफ स्टेट्स एंड सेंटर, सेंटर और स्टेट पे कुछ ऑब्लिगेशन दिए गए, किस जिम्मेदारी दी गई, वो कौन सी है। सेंटर ने कुछ डायरेक्शन देना है स्टेट को, वो कौन से है। दोनों में कुछ म्यूचुअल डिलीगेशन लेना है, वो कौन से है। कोऑपरेशन करना है सेंटर और स्टेट को कुछ चीज़ों में, वो कौन से है। इमरजेंसी के टाइम पे क्या रिलेशन दोनों के बीच में, वो देखना है। अदर कुछ प्रोविजन है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन कंसर्न है, और बाद में प्रोविजन फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये ऐसी 8 चीज़ें हमें देखनी। समझ गए? जो 8 चीज़ें नहीं है, ये 8 चीज़ें शो करती है कि सेंटर और स्टेट के बीच में एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या रिलेशन है। समझ गए? तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर बिटवीन सेंटर और स्टेट। अब देखो एग्जीक्यूटिव पावर, इससे पहले हमने क्या देखा था, लेजिस्लेटिव पावर देखा था। लेजिस्लेटिव पावर मतलब क्या, लॉ बनाने की पावर। अब एग्जीक्यूटिव मतलब क्या, डिसीजन लेने की पावर। तो सेंटर और स्टेट है, इसके बीच में डिसीजन लेने की जो पावर है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। देखो सेंटर और यहाँ पे स्टेट है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंटर एक्सटेंड टू द होल इंडिया यूनियन लिस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया में किसी भी जगह पे अपना एग्जीक्यूटिव पावर यूज़ कर सकती है, किसी भी जगह के लिए डिसीजन ले सकती है। वैसे स्टेट में वैसा है क्या, स्टेट में देखो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एक्सटेंड टू द स्टेट सब्जेक्ट, मतलब स्टेट में जो लिस्ट है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, उसमें जो सब्जेक्ट लिखे गए उसी के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट पावर डिसीजन ले सकती है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट में जितने पूरे देश के लिए जितने भी सब्जेक्ट है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है।
दूसरी ये देखो, ये था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो, ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड सेंटर। सेंटर और स्टेट इनके ऑब्लिगेशंस क्या क्या है, देखो Constitution has placed two restrictions on the executive power of state in order to give ample scope to center for exercising its executive power in unrestricted manner। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसकी जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो अनरिस्ट्रिक्टेड मैनर, मतलब बिना उसको कोई रोक टोक स्टेट गवर्नमेंट में अपने एग्जीक्यूटिव पावर को बरकरार रखने के लिए सेंटर कॉन्स्टिट्यूशन ने दो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर पे दो रिस्ट्रिक्शन लगाई है। क्या लगाई वो, सबसे पहले कंप्लायंस विद द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट गवर्नमेंट को बोला है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाता है आपको उससे कंप्लायंस करना है, उसको सहयोग करना है। दूसरी चीज़, नॉट टू इम्पेड इंटरफेरेंस और प्रिजुडाइज द एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंटर इन स्टेट। जब से सेंटर की जो एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट में उसमें आपने इंटरफेरेंस नहीं करना है, और वो जो एग्जीक्यूटिव पावर है सेंटर की उसमें आपने प्रिजुडाइज मतलब किसी एक चीज़ पर पक्ष नहीं लेना है, मतलब किसी एक तरफ झुकना नहीं है, आपने जो है बिना रोक टोक सेंटर को अपने एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल करने देना चाहिए आपके स्टेट में। ये ऑब्लिगेशन कॉन्स्टिट्यूशन ने लगाई स्टेट पे ताकि सेंटर अपनी जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसको बिना रोक टोक यूज़ कर सके स्टेट में, समझ गए। अब पहला जो था ये वाला पार्लियामेंट के लॉ को कंप्लायंस करना है, ये जनरल ऑब्लिगेशन है, बट जो दूसरा था ये स्पेसिफिक है, समझ गए। मतलब जो दूसरा ऑब्लिगेशन है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अगर कोई भी अपना एग्जीक्यूटिव पावर है वो स्टेट में यूज़ कर रही है तो स्टेट ने उसको रोकना नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कुछ भी डिसीजन ले रही है स्टेट से रिलेटेड तो स्टेट गवर्नमेंट ने उनको रोकना नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को रोकना नहीं। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, देखो आर्टिकल 365 बोलता है, आर्टिकल 365 बोलता है अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को कंप्लाई करने के लिए फेल हो जाती है, डायरेक्शन जो दी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको स्टेट गवर्नमेंट मानती नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। आर्टिकल 364 को यूज़ करके प्रेसिडेंट रूल लगा के स्टेट गवर्नमेंट को खारिज कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी डायरेक्शन दी स्टेट गवर्नमेंट को वो अगर स्टेट गवर्नमेंट में मानी नहीं तो आर्टिकल 365 को यूज़ करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि उस स्टेट गवर्नमेंट को खारिज करके आर्टिकल 365 को वहाँ पे इम्पोज कर सकते हैं। आर्टिकल 365 को यूज़ करके आर्टिकल 356 को इम्पोज कर सकते हैं, मतलब प्रेसिडेंशियल रूल लगा सकते हैं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को खारिज कर सकते हैं, समझ गए। ये था ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड सेंटर, ये देख लिया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, तीसरी जो चीज़ है वो है सेंटर डायरेक्शन टू द स्टेट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट को क्या क्या डायरेक्शन दे सकती है, यहाँ पे देखो ये इतने डायरेक्शन है, 4 टाइप के डायरेक्शन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को दे सकती है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बाय स्टेट, मतलब नेशनल एंड मिलिट्री इंपॉर्टेंस के लिए जो है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ये स्टेट ने करना है, ये डायरेक्शन दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट ये करने के लिए। दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ रेलवे विद इन स्टेट, रेलवे के प्रोटेक्शन के लिए स्टेट ने कुछ काम करना चाहिए, ये भी डायरेक्शन दे सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। तीसरी चीज़, इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग इन प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ऑफ ग्रुप, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोविजन करना है, एडिक्वेट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी, एडिक्वेट फैसिलिटी और इंस्ट्रक्शन स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी ताकि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इनके जो मदर टंग है वो प्राइमरी स्टेज के एजुकेशन में उसको सहाया जाए। ये चीज़ भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को डायरेक्शन दे सकती है काम करने के लिए। और जो वेलफेयर ऑफ एसटी मतलब शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनके एससी ने सिर्फ एससी, देखो यहाँ पे इसलिए मैंने ओनली डाला है, एसटी शेड्यूल कास्ट के जो लोग स्टेट में उनके वेलफेयर के लिए स्टेट गवर्नमेंट को अलग से काम करना पड़ेगा, ये भी डायरेक्शन दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को, समझ गया आप। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे 4 जो चीज़ें इस पर स्टेट को डायरेक्शन दे सकती, समझ गए। आगे चलते हैं, आगे देखिए आगे क्या है, आगे यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई, अगर वही चीज़ जो थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी आपको कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इस चीज़ को मानती नहीं, ये 4 डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दी, स्टेट गवर्नमेंट अगर इस चीज़ को मानती नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन को, तो वापस आर्टिकल 365 को यूज़ करके सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट में आर्टिकल 365 को इम्पोज कर सकती, मतलब वहाँ पे स्टेट प्रेसिडेंशियल रूल लागू कर सकती, समझ गए। तो यहाँ तक हमने ये चीज़ भी देख ली है कि सेंटर को कौन से डायरेक्शन देने स्टेट को। आगे चलते हैं, आगे 4 नंबर का पॉइंट है म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इनको म्यूचुअल डेलीगेशन के कौन चीज़ ऐसे म्यूचुअल डेलीगेशन करके उनको फंक्शन करना है। देखो मतलब मिल बांट के कैसे काम करना है। देखो प्रेसिडेंट जो है ना, जैसे स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर इज रिजिड, मतलब स्टेट एंड सेंटर को अपना जो पावर है लॉ बनाने की वो स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट में दी गई है, वो रिजिड है, वो उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। बट कॉन्सिक्वेंसली सेंटर कैन नॉट डेलीगेट इट्स लेजिस्लेटिव पावर टू स्टेट एंड सिंगल स्टेट कैन नॉट रिक्वेस्ट टू पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ ऑन स्टेट सब्जेक्ट, मतलब सेंटर जो है अपना जो है
लेजिस्लेटिव पावर है वो इस पर थोप नहीं सकता, और सिंगल स्टेट भी पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट नहीं कर सकता कि स्टेट लिस्ट के लिए वो कानून बनाए। इस सिचुएशन में क्या होगा, देखो इनको मिल बैठ के म्यूचुअल डेलीगेशन करना है ना, मिल बैठ के काम करना है। कैसे करेंगे, प्रेसिडेंट विद कंसल्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इंटरेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ एनी एग्जीक्यूशन फंक्शन ऑफ सेंटर। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी काम कर रहा है, प्रेसिडेंट उस गवर्नमेंट को, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उस स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी काम कर रहा है, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, उस स्टेट गवर्नमेंट को बातली में उतारेगा, मतलब उसको कॉन्फिडेंस में लेगा और उसको सारी चीज़ें बताएगा। इंटरेस्ट समझ रहे, इंटरेस्ट मतलब क्या, उसको विश्वास में लेके, उसको ट्रस्ट में लेके बताएगा कि ऐसे ऐसे एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्टेट के, ये सेंटर के, ये आपके स्टेट में चल रहे, समझ रहे। सिमिलरली अगर ये गवर्नर ऑफ स्टेट में कंसल्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्ट्रस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इन एग्जीक्यूटिव फंक्शन, मतलब स्टेट के जो फंक्शन है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो स्टेट के, वो अगर सेंटर को लग रहा है ये कुछ गलत करे, तो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मतलब कॉन्फिडेंस में लेके समझा सकता है कि ये भाई साहब ऐसे ऐसे स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है। समझ गए, मतलब म्यूचुअल डेलीगेशन इस तरह से हो सकता है। ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मेक अ प्रोविजन फॉर इंटरेस्टमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ सेंटर एंड स्टेट विदाउट कंसल्ट ऑफ द स्टेट। मतलब क्या है, ये जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है सेंटर का, वो इंटरेस्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर को कि स्टेट को कॉन्फिडेंस में, देखो स्टेट के साथ कंसल्ट किया बिना किए भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट में कोई भी चीज़ कर सकता है, बट ये चीज़ ना प्रेसिडेंट ने कर, देखो दिस इज नॉट इन द केस ऑफ डेलीगेशन बाय पार्लियामेंट, नॉट मतलब डेलीगेशन बाय पार्लियामेंट, ये चीज़ पार्लियामेंट कर सकती है ना कि प्रेसिडेंट। जैसे इस पहले केस में क्या था, प्रेसिडेंट को इंटरेस्ट किया था, पर दूसरे केस में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को इंटरेस्ट किया है कि वो किसी भी जो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है, वो जो मतलब कोई भी स्टेट है उसमें एग्जीक्यूटिव फंक्शन का सेंटर का यूज़ करके टू द स्टेट विदाउट कंसल्ट ऑफ स्टेट, मतलब एग्जीक्यूटिव उसको इंटरेस्ट किया है पार्लियामेंट ने कि सेंट्रल गवर्नमेंट विदाउट कोई भी स्टेट को बिना कंसल्ट में लिए भी वहाँ पे काम कर सकता है, बट ये चीज़ पार्लियामेंट के पास, मतलब पार्लियामेंट में आपको लॉ बनाना पड़ेगा। बट वैसा उल्टा पॉसिबल है क्या, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट बिना सेंट्रल गवर्नमेंट को बताए वैसा कुछ काम कर सकती क्या, नहीं कर सकती। ये कैन नॉट डन बाय स्टेट लेजिस्लेचर के जो दायरा है काम करने का, उनके पास जो पावर है उसके अंदर ये आता नहीं। समझ गए, इस तरह से हमने जो म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शन है ये देख लिया। आगे चलते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है कॉपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर और स्टेट जो है इसके बीच में क्या कॉपरेशन हो सकता है, यहाँ पे लिखा है, देखो क्या क्या हो सकता है, तीन चीज़ें लिखी। पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ एनी डिस्प्यूट एंड कंप्लेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू यूज डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर और इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैली। मतलब इंटर स्टेट मतलब क्या, दो स्टेट के अंदर अगर कोई रिवर है या रिवर वैली, उसका जो पानी, वो पानी का यूज डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल, इसके लिए अगर किसी दो स्टेट के बीच में अगर झगड़ा होता है तो पार्लियामेंट ने प्रोविजन की है कि वो झगड़ा सॉल्व करने के लिए दोनों कॉपरेशन करके, सेंटर और स्टेट कॉपरेशन करके उस झगड़े को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट कैन एस्टेब्लिश, प्रेसिडेंट को पावर दी है पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो अंडर आर्टिकल 263 को यूज करके इंटर स्टेट काउंसिल, मतलब इंटर स्टेट काउंसिल को गठित किया जा सकता है टू इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कस दिस सब्जेक्ट कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। मतलब अगर कल दो स्टेट के झगड़े हो जाते हैं या कोई कुछ भी हो जाता है, तो प्रेसिडेंट को पावर दी गई कि आप इंटर स्टेट काउंसिल, ऐसे काउंसिल का गठन किया जा सकता है जहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट को सर्व करके सेंटर और स्टेट साथ में कॉपरेशन बना के काम कर सकते हैं। और ऐसे एक काउंसिल का गठन हुआ था 1990 में। समझ गए। वैसे ही और एक चीज़ क्या लिखी गई है कॉपरेशन की सेंटर और स्टेट के बीच में, फुल फेथ एंड क्रेडिट इज गिवन टू द थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया टू पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग ऑफ सेंटर एंड एवरी स्टेट। देखो जो पब्लिक एक्ट है, रिकॉर्डिंग्स है और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, ये जो है ना, ये इसको पूरे इंडिया के लिए मतलब लागू किया गया है। ये अगर एक बार चीज़ निकलती है, जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट अगर कोई लॉ मतलब कोई डिसीजन लेता है, तो ये पूरे इंडिया में जुडिशियल प्रोसीडिंग है ना, पूरे इंडिया में कोई भी ऑफ स्टेट और अगर इससे रिलेटेड भी होगी, कोई स्टेट और सेंटर से रिलेटेड भी होगी, तो पूरे इंडिया में ये चलेगी। समझ गए। ये था कॉपरेशन बिटवीन सेंटर और स्टेट। तो आगे चलते ही आगे दिया है चौथा पॉइंट भी कॉपरेशन का, वो है पार्लियामेंट कैन अपॉइंट एन अथॉरिटी। पार्लियामेंट एक अथॉरिटी को अपॉइंट कर सकती है टू कैरी आउट द पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरस्टेट फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। देखो ये जो ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स है, इससे रिलेटेड जो है ना, पार्लियामेंट एक अथॉरिटी को अपॉइंट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविटी इससे रिलेटेड चीज़ें को कैरी आउट करने के लिए, ये चीज़ों को करने के लिए। अब तक ऐसी कोई अथॉरिटी को अपॉइंट किया गया नहीं, और ये चीज़ें अंडर आर्टिकल 307 के अंडर आता है, पर अब तक ऐसे कोई ऐसे कोई अथॉरिटी को अपॉइंट नहीं किया है। यहाँ तक तो खत्म हो गया। अब देखो रिलेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है इमरजेंसी के दौरान वो कैसा हो सकता है, वो हमें देखना है। रिलेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, देखो यहाँ पे देखा है नेशनल इमरजेंसी, जब नेशनल इमरजेंसी लागू होती है, इसको हमें इमरजेंसी को अलग टॉपिक में भी चैप्टर में देखना है। नेशनल इमरजेंसी जब होती है तब आर्टिकल 352 के अंडर नेशनल इमरजेंसी जब लागू जाती है, तब सारे स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर है वो कंप्लीट कंट्रोल सेंटर के पास चला जाता है।
ये दोनों के बीच में रिलेशन है। दूसरी चीज़, जब प्रेसिडेंशियल रूल लागू होता है तो अंडर आर्टिकल 356 जब इम्पोज होता है किसी स्टेट में, तो प्रेसिडेंट के पास पूरी पावर चल जाती है उस स्टेट को गवर्न करने की, और प्रेसिडेंट गवर्नर को हाथ में लेके वो स्टेट के ऑपरेशन कैरी आउट करते हैं। तीसरा जो इमरजेंसी है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी हो गया, दूसरा स्टेट इमरजेंसी मतलब प्रेसिडेंशियल रूल हो गया, तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान अंडर आर्टिकल 360 सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, फाइनेंशियल मैटर जो है सारे के सारे वो प्रेसिडेंट क्या करता है, डायरेक्शन नेसेसरी डायरेक्शन दे सकता है कि रिडक्शन ऑफ सैलरी ऑफ स्टेट के जो हाई कोर्ट है जजेस है, मतलब स्टेट के कुछ ऑफिसर्स है, उनकी जो सैलरी उसको कम किया जा सकता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। यहाँ तक क्लियर है। तो ये इस तरह से हमने रिलेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी क्या है वो देख लिया। आगे चलते हैं अदर प्रोविजन वही, इसको तो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि अंडर आर्टिकल 355 सेंटर ने जो है ना सेंटर मतलब अंडर आर्टिकल 355 इम्पोजेस 2 ड्यूटीज ऑन सेंटर के ऊपर अंडर आर्टिकल 355 2 ड्यूटीज इंपोज करता है कि सेंटर की ये ड्यूटी कि सारे जो स्टेट है उसको एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस और एक्सटर्नल कोई अगर अटैक करता है उससे सारे स्टेट को प्रोटेक्ट करना है। ये जिम्मेदारी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, सारे स्टेट को उसको प्रोटेक्ट करना है। टू इंश्योर द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि स्टेट जो सारे स्टेट गवर्नमेंट इनका जो काम चल रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो सारी चीज़ लिखी गई है, पावर दी गई है, उसके हिसाब से करना चलना चाहिए, धांधलेबाजी नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ एक दी गई अदर प्रोविजन में। एक चीज़ पहली चीज़ कि अंडर आर्टिकल 355 ये 2 चीज़ें ड्यूटीज आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टेट से रिलेटेड। और दूसरी चीज़, जो स्टेट में गवर्नर होता है वो प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, और वो जो है गवर्नमेंट उसका जो अपॉइंटमेंट है वो उसका जो ड्यूरेशन है वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट रहता है। मतलब जब तक प्रेसिडेंट का मूड है, जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक वो आदमी गवर्नर रहेगा उस स्टेट में। प्रेसिडेंट को जब लगे वो उसको निकाल सकता है। और एक प्रोविजन ऐसा है सेंट्रल कॉर्पोरेशन का, सेंट्रल स्टेट का, वो है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होता है हर एक स्टेट में, उसको कौन अपॉइंट करता है, उसको स्टेट ऑफ गवर्नर अपॉइंट करता है। मतलब जो स्टेट का गवर्नर है वो अपॉइंट करता है किसको, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को, जो कि स्टेट की इलेक्शन कैरी आउट करता है। उसको अपॉइंट भले स्टेट का गवर्नर करता हो पर उसको निकालने की पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। तो ओनली प्रेसिडेंट के पास ही पावर है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है वो उसको अपनी पोस्ट से हटा सकता है। समझ गए। तो यहाँ तक हमने ये देख लिया, सातवां जो प्रोविजन अदर प्रोविजन वो देख ली। अब 8 नंबर जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, मतलब कोऑपरेटिव एक सेंटर और स्टेट है उनको कोऑपरेट करके काम करने के कुछ प्रोविजन है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, नीति आयोग और ग्रुप ऑफ सीएम्स। नीति आयोग और ग्रुप ऑफ जो चीफ मिनिस्टर एंड वेरियस इशू, ये दोनों ना साथ में मिलकर काम करते हैं। समझ रहे, ये भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को झलकाता है। दूसरी चीज़ इंटरस्टेट काउंसिल। इंटरस्टेट काउंसिल मतलब क्या, दो किसी स्टेट के अगर झगड़े होते हैं या किसी स्टेट को अगर साथ में मिलकर काम करना है, समझ रहे, मतलब कॉमन इंटरेस्ट में काम करना है किस इंटरेस्ट के लिए, तो उसके लिए इंटरस्टेट काउंसिल का गठन किया गया है। उसके बाद में क्या है, जोनल काउंसिल, जोन के हिसाब से, जैसे इंडिया को 5 जोन में डिवाइड किया है, ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन, सादर्न जोन, नॉर्दर्न जोन एंड सेंट्रल जोन। इसकी भी मीटिंग होती है, ये भी जोन के लिए काम करते हैं। अब देखो जैसे 14 फाइनेंशियल कमीशन जो था हमारे देश में, फाइनेंशियल कमीशन का गठन होता है, इसको भी हमें बाद में देखना है। तो उसके हिसाब से जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसमें से 42% जो रेवेन्यू वो स्टेट को देना पड़ता है, उसको स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि स्टेट गवर्नमेंट अपना काम कर सके। ये भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को झलकाता है। और जीएसटी काउंसिल, ये भी दोनों को, स्टेट और सेंटर को साथ में मिलकर जीएसटी का काम करना पड़ता है। और पीएम जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, ब्रिंगिंग इन्वेस्टर एंड डिप्लोमेट्स इन विजिट टू स्टेट एंड देयर सीएम, मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है इन्वेस्टर को लाते हैं, डिप्लोमेट को विजिट करवाते हैं अलग अलग स्टेट में उनके सीएम के साथ। ये भी हमारे देश में जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है इसको झलकाता है। इस तरह से हमने जो प्रोविजन है जहाँ पे दोनों सेंटर और स्टेट कॉपरेशन करके काम करते हैं, ये प्रोविजन भी हमने देख लिया। अब जो लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो रिलेशन है सेंटर और स्टेट के, इसमें जो लास्ट टॉपिक बचा है वही ऑल इंडिया सर्विसेज। देखो जैसे यूपीएससी एमपीएससी ये जो सारी चीज़ें, उस तरह से अगर कल कोई अलग से ऑल इंडिया सर्विसेज लानी, ऑल इंडिया के लिए कोई सर्विस लानी, जैसे अभी यूपीएससी का एग्जाम है वो ऑल इंडिया के लिए होती है, अगर ऐसे कोई सर्विस लानी है तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर दिया है, अंडर आर्टिकल 312 कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑथोराइज किया पार्लियामेंट को कि वो न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ राज्यसभा रिजोल्यूशन। मतलब राज्यसभा को 2/3 मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और उसमें लिखना पड़ेगा कि हमारे देश में जैसे अभी अपने एडमिनिस्ट्रेशन के सिविल सर्विसेज की जो एग्जाम है, जैसे आईएएस आईपीएस, वैसे कल जुडिशरी की अगर ऑल इंडिया एग्जाम अगर करना है, तो ऑल इंडिया जुडिशियल एग्जाम अगर लेना है तो उसके लिए रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा राज्यसभा में। फिर राज्यसभा में अगर रिजोल्यूशन ज़्यादा है तो ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट हो सकती है। इसका मतलब अगर हमारे देश में ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करनी है तो वो चीज़ पार्लियामेंट के, लोकसभा के पास वो पावर नहीं, वो पावर है राज्यसभा के पास अंडर आर्टिकल 312। समझ गए। तो इस तरह से हमने जो हमारा दूसरा टॉपिक था, कौन सा वाला, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, सेंटर और स्टेट के बीच में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है, जो कि 11th पार्ट में आते हैं अंडर आर्टिकल 256 से लेकर 263 तक, इसको हमने सारे के सारे जो 9 टॉपिक्स थे इसको हमने कवर कर दिया। समझ गए। अब आगे चलते हैं। अब फाइनेंशियल रिलेशन, स्टेट और जो सेंटर है इसके बीच में फाइनेंशियल रिलेशन क्या है, इसको हमें देखना है। सेंटर और स्टेट में जो फाइनेंशियल रिलेशन है वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 12th पार्ट में ये चीज़ को डाला गया है अंडर आर्टिकल 268 to 293। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 268 to 293 से 3 में
पार्ट 12 में सेंटर और स्टेट है, इनके जो फाइनेंशियल रिलेशन है उससे रिलेटेड जो सारा मैटर है वो इसमें इस चीज़ में लिखा गया है। समझ आए? उसको हमें देखना है एक बार। अब देखो, सबसे पहले हमें ये चीज़ें समझनी पड़ेगी, इसमें फाइनेंशियल रिलेशन में हमें देखना क्या क्या है। हमें 3 चीज़ें देखनी। एलोकेशन ऑफ टैक्सेसिंग पावर, जो टैक्स लगाने की जो पावर है वो स्टेट में का स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट का लगा सकती है, ये चीज़ें देखनी। उसके बाद क्या है, ग्रांट इन एड्स टू स्टेट को ना सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ग्रांट्स प्रोवाइड करता है, कुछ पैसे देता है, उसका क्या चीज़ है वो क्या है उसमें देखना है। और तीसरी चीज़ है बोरोइंग बाय स्टेट एंड सेंटर्स। तो बोरोइंग बाय सेंटर एंड स्टेट, ये जो चीज़ है ना, ये भी हमें देखते हैं कि सेंटर और स्टेट इनके पास बोरो करने की जो पावर है वो क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से बोरो कर सकता है, उधारी ले सकता है, स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से उधारी ले सकता है, वो भी हमें देखना है ये फाइनेंशियल रिलेशन में। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो देखते हैं अलोकेटिंग दिस टैक्सेशन पावर। अब देखो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अब जीएसटी आया है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। अभी ना देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, जीएसटी हैज़ रिप्लेस द फॉलोइंग टॉपिक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेशन रेवेन्यू। जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया है, जीएसटी ने अभी अलग अलग चीज़ें लगा दी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर होगी, कौन सा इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेगा, स्टेट गवर्नमेंट लेगा, ये चीज़ ना जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया है। तो जीएसटी को हम बाद में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल अभी आपको एक जनरल बताता हूँ कि टैक्सेशन पावर कैसी होती थी, समझ रहे, कैसे होती भी है। पार्लियामेंट के पास पावर है, जैसे पार्लियामेंट के पास पावर है एग्जीक्यूटिव पावर टू लेवी द टैक्सेस ऑन सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव द टैक्सेशन पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन फॉलोइंग वेज। कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर और जो स्टेट गवर्नमेंट है इनको टैक्स लगाने की जो पावर है वो फॉलोइंग वेज में दे दी। पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट क्या कर सकता है, पार्लियामेंट जो यूनियन लिस्ट है उसमें टैक्स लगा सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर जो है हर एक, मतलब पार्लियामेंट मतलब कौन, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट में बिल लाके जो यूनियन लिस्ट है उस पर टैक्स लगा सकते हैं, उसके जो अंडर सब्जेक्ट है उस पर टैक्स लगा सकता है। उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेचर में एक एग्जीक्यूटिव पावर है कि वो बिल लाके वो टैक्स लगा सकती है ऐसे सब्जेक्ट पे, ऐसे टॉपिक पे जो कि स्टेट लिस्ट में। और बोथ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास पावर है कि वो टैक्स लगा सकती है किसमें, कंकरेंट लिस्ट जो है उसमें जो सब्जेक्ट है उस पर वो उनके पास पावर है कि वो टैक्स वो उस पर वसूल सकते हैं उस सब्जेक्ट पे। और रही बात रेसिडुअल पावर ऑफ टैक्सेशन, मतलब कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ना स्टेट लिस्ट में ना सेंट्रल लिस्ट में ना कंकरेंट लिस्ट में। जैसे कि अभी इंटरनेट है, शुरू में इंटरनेट नहीं था, जैसे इंटरनेट आया तो उसको स्टेट लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें अभी जो इंटरनेट से रिलेटेड जो चार्जेस होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। तो ऐसा कोई पावर है, रेसिडुअल सब्जेक्ट है कोई जो किसी लिस्ट में नहीं, तो उससे रिलेटेड जो पावर है टैक्स लेने की वो पार्लियामेंट के पास है। समझ गए, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो ऐसे मतलब टॉपिक पे, रेसिडुअल टॉपिक पे वो टैक्स वसूल सकती है। समझ गए। देखो यहाँ पे लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन और एक गेम खेला है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ने ड्रॉ द डिस्टिंक्शन बिटवीन द पावर टू लेवी एंड कलेक्ट द टैक्स एंड पावर टू अप्रोप्रिएट एंड प्रोसीड द टैक्स सो लेविड एंड कलेक्टेड। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर दिया है, टैक्स इकट्ठा करने की, समझ रहे, मतलब टैक्स लगाने की पावर और टैक्स को वसूलने की पावर ये अलग अलग है। जैसे कि कुछ टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है, ये टैक्स इस पे टैक्स देना है, बट उसका पैसा जो है वो इकट्ठा करती है स्टेट गवर्नमेंट। समझ गए, तो ये भी चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये चीज़ कर दी। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जो है सेंटर और जो स्टेट है इनका टैक्स अलोकेशन का पावर कैसे है, वो हमने फाइनेंशियल रिलेशन जो था उसमें पहला पॉइंट देख लिया। अब आगे देखते ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट, ये चीज़ को देखते हैं। देखो, जब ग्रांट इन एड की बात की जाती है तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी और स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दी कि वो ना 2 टाइप के ग्रांट को अलाउड कर सकते हैं। देखो, ये ग्रांट तो स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है, पर ये जो ग्रांट ये सिर्फ ये कौन दे सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकते हैं। ग्रांट्स मतलब क्या, पैसा, एक्स्ट्रा पैसा। ग्रांट मतलब इन शॉर्ट, अगर आपको एक लैंग्वेज भीख, जैसे कि कोई स्टेट है उसके पास पैसा नहीं, वो भीख मांगती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई साहब हमें पैसा दो, तो वो ग्रांट मतलब क्या, नॉर्मल जो पैसा है वो, अभी भीख तो बहुत गंदा वर्ड है, ऐसा यूज़ नहीं करना चाहिए, पर आपको बताता हूँ कि नॉर्मल जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को आता है स्टेट चलाने के लिए, उसको छोड़ के कभी कभी ना कुछ स्टेट गवर्नमेंट कटोरा हाथ में लेके खड़ी रहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि भाई साहब हमें पैसे दो। तो ऐसे जो पैसे ना उसको बोला जाता है ग्रांट्स। समझ गए। तो 2 टाइप की ग्रांट्स होती है, वो होता है, एक तो होता है स्टैट्यूटरी ग्रांट, दूसरा होता है डिस्क्रिशनरी ग्रांट। अब ये जो स्टैट्यूटरी ग्रांट्स है वो क्या होता है, देखो अंडर आर्टिकल 275 आर्टिकल, इसने पार्लियामेंट को पावर दी कि वो किसी भी स्टेट को ग्रांट दे सकती है, पैसा दे सकता है, जब उसके पास उसको ना फाइनेंशियल असिस्टेंट चाहिए, पैसे की जरूरत है किसी स्टेट को, तो वो उसको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कर सकता है। कौन से स्टैट्यूटरी ग्रांट के अंदर, तो उसमें क्या है, डिफरेंट सम में भी फिक्स फॉर डिफरेंट स्टेट। तो अलग अलग स्टेट को ये जो स्टैट्यूटरी ग्रांट है वो अलग अलग पैसा, अलग अलग टाइप का पैसा फिक्स किया जा सकता है। समझ गए। और पैसा कहाँ से आएगा, ये पैसा आएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये हमारा एक फंड होता है, ये अलग अलग टाइप के फंड है, मैं देखने बाद में ये फंड से वो पैसा आएगा। बट अब एक चीज़ याद रखो, ये जो स्टैट्यूटरी ग्रांट है ये सारे स्टेट को नहीं, नॉट एवरी स्टेट, बस जिस स्टेट को ना फाइनेंशियल असिस्टेंट की जरूरत है उसी स्टेट को ये दिया जाएगा।
स्टैट्यूटरी ग्रांट अंडर आर्टिकल 275 आर गिवन टू द स्टेट्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंशियल कमीशन। मतलब फाइनेंशियल कमीशन जो है ना, फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन करता है कि हाँ इस स्टेट को ना सच में ज़रूरत है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलता है कि इसको पैसे देने की ज़रूरत है, आप इसको पैसे दे दीजिए, तो उसके रिकमेंडेशन पे इनको पैसा आता है। समझ गए आप। और दूसरा जो ग्रांट है इसका नाम क्या है, इसका नाम है डिस्क्रिशनरी ग्रांट। ये जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी सकता है, टू मेक एनी ग्रांट फॉर द पब्लिक पर्पज। ये जनहित में कोई भी ग्रांट सकता है, नॉट इवन इट इज़ नॉट इवन विद इन द रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। मतलब जैसे कोई स्टेट है, अगर स्टेट को कोई एक स्टेट खतरे में, जैसे अभी केरला में या चेन्नई में फ्लड आया था 2015 में, तो दिल्ली में जो केजरीवाल थी इन्होंने भी पैसा दिया था। अब ये इनके लेजिस्लेटिव क्षेत्र में नहीं आता, फिर भी इनके पास पावर है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी ग्रांट अलाउड कर सकते हैं, ये किसी स्टेट को हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। समझ रहे, जब पब्लिक पर्पज के लिए, जनहित के लिए, वो आता है अंडर आर्टिकल 282। समझ गए ना। तो इस तरह से हमने ये जो डिफरेंट ग्रांट्स हैं इसको भी देख लिया, एंड जो हमारा फाइनेंशियल रिलेशन था स्टेट और सेंटर का, इसका दूसरा पॉइंट देख लिया। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं बोरोइंग। अब जब कर्जा लेना है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन मेक प्रोविजन फॉर इन रिगार्ड्स टू द बोरोइंग पावर ऑफ सेंटर एंड स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अगर इनको कर्जा लेना है तो फिर वो कैसे ले सकते हैं। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बोरो इधर विद इन इंडिया और आउटसाइड अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और कैन गिव गारंटी बट बोथ विद इन द लिमिट फिक्स बाय पार्लियामेंट। नो सच लॉ हैड बीन इनेक्टेड इन पार्लियामेंट। मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतनी पावर है कि उसको अगर कल पैसे चाहिए, भिख मांगनी किसी से, उसको उधर ही चाहिए, तो इंडिया से भी ले सकता है, इंडिया के बाहर भी ले सकता है। और ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसकी गारंटी देगी कि भाई ये हमारा फंड है, इसमें पैसा है, हम इसको बाद में आपको लौटा देंगे। बट सिमिलरली देखो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि बोरो विद इन इंडिया अपॉन द सिक्योरिटी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, इससे वो ले सकती है एंड कैन गारंटेड। बट ये क्या है, उसकी जो लिमिट है कितना पैसा ले सकती है वो स्टेट लेजिस्लेचर फिक्स करेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है, सेंटर के जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट फिक्स करेगी कि इतना पैसा आप ले सकते बाहर से, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। समझ गए ना। बट अब जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके पास पावर है कि वो इंडिया के बाहर से भी ले सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसा पावर नहीं। समझ गए। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लोन टू, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो स्टेट गवर्नमेंट को लोन भी दे सकते हैं। समझ गए। रिस्पेक्ट टू लोन रेज बाय एनी स्टेट, स्टेट को अगर लोन चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। State cannot raise a loan without consent of center if there is still outstanding any part of the loan made to the state. सेंटर में समझेगा। मतलब स्टेट जो है ना उसको अगर बाहर से लोन लेना है तो वो बिना सेंटर की परमिशन लिए वो लोन नहीं ले सकता। समझ गया। ये थे बोरोइंग पावर बिटवीन सेंटर और स्टेट। तो इस तरह से हमने जो सेंटर और स्टेट, इसका जो फाइनेंशियल रिलेशन है सेंटर और स्टेट के बीच में, ये हमने कवर कर लिया। और इस तरह से किसे, ये जो हमारा चैप्टर था तीसरा, जो दूसरा यूनिट है उसका तीसरा चैप्टर सेंटर स्टेट रिलेशन, उसका लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन एंड फाइनेंशियल रिलेशन, ये तीनों टाइप के जो रिलेशन है हमने इसको एकदम डिटेल में, सारे एकदम डिटेल में देख लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। आज़ादी मिलने के बाद सेंटर गवर्नमेंट में काफ़ी पार्टियों की सरकारें बनी, आई, चली गई। तो काफ़ी सरकारें जो थी उसमें से उन्होंने ना सेंटर और स्टेट, इनका रिलेशन कैसा है इसको चेक करने के लिए कुछ कमीशन का गठन किया गया था इनके द्वारा, इन सरकारों के द्वारा। और उस पर ये जो कमीशन थी इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन भी दी थी। तो चलिए ये जो तीन कमीशन जो है अभी फिलहाल हमारे सिलेबस में, ये कमीशन कौन से थे और उसमें क्या क्या कब गठन हुआ था, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि पुंज कमीशन है, ये किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आ सकता है। समझ गए। तो एक एक करके हम ये जो कमीशन थे इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये कमीशन था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ये आया था 1966 में। देखो यहाँ पे क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उस टाइम पे उन्होंने ना एक कमीशन का गठन किया था, 6 मेंबर थे उसमें, और वो 1966 में इस कमीशन का गठन किया गया था बाय मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय द्वारा, अंडर चेयरमैनशिप ऑफ मोरारजी देसाई। ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का गठन किया गया था 1966 में। बाद में जो चेयरमैनशिप है वो के हनुमंतैया इनके पास दी गई थी। देखो ये जो कमीशन था ना, इसका काम क्या था, एग्जामिन करना सेंटर स्टेट रिलेशन को, और एग्जामिन इन ऑर्डर टू एग्जामिन क्या, वेरियस इशू, सेंटर और स्टेट के बीच में जो इशू है इनको एग्जामिन करना, और इससे रिलेटेड इसको फाइनलाइज करके इसको रिपोर्ट कर देना कि क्या रिकमेंडेशन है, क्या सजेशन है। तो इसने अपना रिपोर्ट जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंप दिया था 1969 में, लगभग 3 साल बाद। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है इसके तहत इन्होंने 22 रिकमेंडेशन दी थी सेंटर स्टेट रिलेशन से के रिलेटेड, कि क्या क्या रिकमेंडेशंस थे, क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं। समझ गए। तो बस आपको ये याद रखने की जरूरत है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो है वो सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है। ये फर्स्ट टाइम 1966 में अंडर चेयरमैनशिप ऑफ मोरारजी देसाई इसका गठन हुआ था, और इसने 1969 में कुछ रिकमेंडेशन दी थी, 22 रिकमेंडेशन दी थी। अब हमें रिकमेंडेशन इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने इसमें से एक भी रिकमेंडेशन को माना नहीं, एक भी रिकमेंडेशन को अप्लाई नहीं किया था, इसलिए वो हमारे कुछ काम की है नहीं। समझ गया आप। तो इस तरह से हमने देखो यहाँ पे
ये जो पहला कमीशन था सेंट्रल स्टेट रिलेशन से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, इसको देख लिया। अब चलते आगे। अब दूसरा जो कमीशन था ना, इसका नाम है सरकारिया कमीशन। देखो ये इंपॉर्टेंट, इसके कुछ रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया गया था। ये गठन हुआ था 1983 में। देखो इसको देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में 1983 में 3 मेंबर का एक कमीशन का गठन किया था अंडर चेयरमैनशिप ऑफ RS सरकारिया। ये रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के। ये जो सरकारिया है, इनको काम दिया गया था वही सेंट्रल स्टेट का जो रिलेशन है, इसको आप एग्जामिन करो, देखो इसमें कुछ रिकमेंडेशन हो, अगर कुछ सुझाव हो तो वो दे दो आप, समझ गए। तो इस तरह से ये जो कमीशन था इसका गठन किया गया था। और बाद में देखो यहाँ पे यह लिखा हुआ है, क्या इसने कितने रिकमेंडेशन दिए थे? 247 इतने रिकमेंडेशन दिए थे टू इंप्रूव सेंटर और स्टेट रिलेशन। सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है इसको इंप्रूव करने के लिए इन्होंने 247 रिकमेंडेशन दिए थे। और टिल 2011 दिसंबर 2011 तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब तक 200 वो जो है 47 उसमें से 180 जो रिकमेंडेशन है इनके इन्होंने जो बोला था सुझाव, उन सुझाव को अप्लाई किया था, समझ गए। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो रिकमेंडेशन था वो था इंटर स्टेट काउंसिल मतलब इंटर स्टेट काउंसिल जो है इसका गठन हुआ था 1990 में। अब आप बोल रहे हो कि बाकी रिकमेंडेशन कैसे? देखो जो रिकमेंडेशन मानी ना वो हमें सिलेबस में आनी ही आनी। इंटर स्टेट काउंसिल जो है इसको भी हमें ठीक से पढ़ना है। उस टाइम पे इंटर स्टेट काउंसिल जो होगा उसका पहला लाइन ये होगा, by the under the recommendation of सरकारिया कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश दी इंटर स्टेट काउंसिल इन 1990। तो उस टाइम पे हमें देखना है, समझ गए। तो बस ये याद रखो, इंटर स्टेट काउंसिल है ना, इनके रिकमेंडेशन से रिलेटेड थी। और सरकारिया कमीशन जो है सेंट्रल स्टेट जो रिलेशन है इससे रिलेटेड है। आगे इस तरह से हमने ये 2 कमीशन तो देख लिए। तीसरा एंड जो लास्ट कमीशन है वो था पुंजी कमीशन। अब ये जो पुंजी कमीशन है ना, ये कब आया था? ये अभी आया था 2007 में, 10, 12, 13 साल पहले। ये सेकंड कमीशन था ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशन सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जी ये जो अंडर चेयरमैनशिप ऑफ मदन मोहन पुंजी, ये थे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, समझ गए। इनको वही बोला गया था कि आप सेंट्रल और स्टेट जो है इसका जो रिलेशन इनमें इससे रिलेटेड कुछ सुझाव दो, आप बताओ इसमें कुछ सुझाव दो कि इसको कुछ सुधारा जा सकता है या नहीं, समझ गए। तो इस तरह से इन्होंने कुछ सुझाव दिए थे और फिर उसको कुछ सुझाव को माना गया था। ये 2010 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, समझ गए। तो इस तरह से हमने ये जो टोटल हमारे ये जो था सेंट्रल स्टेट रिलेशन, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें थी, लेजिस्लेटिव रिलेशन सेंट्रल और स्टेट का, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और फाइनेंशियल रिलेशन, इसको एकदम डिटेल में पढ़ा था। और बाद में ये जो है कमीशंस उससे रिलेटेड इसको एक बेसिक ओवरव्यू लिया था। तो इस तरह से हमने हमारा जो आज का लेक्चर था सेंट्रल स्टेट रिलेशन ये खत्म कर दिया। और पॉलिटी का जो सेकंड यूनिट है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इसका जो तीसरा चैप्टर है इसको खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम इंटर स्टेट रिलेशन इसको देखेंगे। तो आज का जो लेक्चर है इसमें बस इतना ही। आप एक काम कीजिए, आपने अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये जो लाइक बटन है उसको दबाने के लिए क्या पैसा लगता है क्या? वीडियो को लाइक किया करो। जेन्युइनली अगर नहीं लाइक हो, मतलब अगर वीडियो पसंद है तो डिसलाइक मारो, बट वो बटन क्यों दिया है? वो लाइक डिसलाइक के लिए दिया है। तो वीडियो को लाइक किया करो, डिसलाइक किया करो। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। और जो घंटी उस घंटी को दबाओ ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, इन्जॉय। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में दी हुई बेल को प्रेस कीजिए।